इस क्लास में हम पंचायती राज व्यवस्था और उससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मोटी-मोटी चीजें जान लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार बी.आर. मेहता को कहा जाता है। दैट मीन्स बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति 1956 में बनती है और 1957 में बलवंत राय मेहता समिति अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले, जिसे बगदरी गांव के नाम से जाना जाता है, पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की। और इस प्रकार से राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की स्थापना की। लेकिन प्रायोगिक तौर पर देखा जाए तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू जो किया गया वो आंध्र प्रदेश में किया गया। अब हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक आधार की बात करेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में दे रखा गया है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक की चर्चा की गई है। भाग 9 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 के द्वारा जोड़ दिया गया और पंचायती राज व्यवस्था को 24 अप्रैल 1993 से लागू कर दिया गया। इस प्रकार से पंचायती राज दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज जो कि भाग 9 के अंतर्गत आते हैं, इसके तहत टोटल जो है 29 विषय हैं। इतनी हमने चर्चा कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके एक एक अनुच्छेद को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 243 ए से 243 डी की चर्चा करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243 ए जो है वो ग्राम सभा से संबंधित है। सभी पंजीकृत मतदाता इसमें शामिल होते हैं। ग्राम सभा किनसे मिलकर बनती है? सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा बनती है। अनुच्छेद 243 में जो है पंचायतों के गठन की बात की गई है जो त्रिस्तरीय आधार पर रहेगी, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर। 243 में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना की बात की गई है जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है। अनुच्छेद 243 डी में आरक्षण की बात की गई है। इसमें SC, ST और महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन देने की बात की गई है। हमारे अगले अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 243 ई से लेकर 243 एच तक। 243 ई में कार्यकाल की बात की गई है कि पंचायतों का कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 243 एफ में जो बात की गई है वो सदस्यों के लिए शर्तों की बात की गई है। अनुच्छेद 243 जी की अगर हम बात करें तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। और इसकी जो शक्तियां हैं वो किस आर्टिकल में दी गई हैं? 243 जी के तहत दी गई है। 243 एच की अगर हम बात करें तो इसमें कर, शुल्क और टोल लगाने की शक्ति पंचायतों को दी गई है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला अनुच्छेद है 243 आई से लेकर 243 ओ तक, जिसमें 243 आई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक बार पेपर में ये पूछा गया है। 243 आई जो है राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। 243 के की अगर हम बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है जो चुनाव कराता है पंचायतों का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 243 जे की अगर हम बात करें तो खातों का लेखा परीक्षण ऑडिट करने की बात करता है। 243 ओ की अगर हम बात करें तो चुनावी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप पर रोक की बात की गई है। इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे हमने जिसकी चर्चा की। आगे हम प्रश्नों को देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में दी गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था की बात संविधान के भाग 9 में किया गया है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, एक एक बात को बार बार रिपीट करेंगे ताकि रिकॉल करने में आसानी रहे। इसमें 29 विषय दे रखे गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति की स्वर्ण सिंह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया। आज का हमारा अगला सवाल है कि पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? जैसा कि हम ऊपर देख के आए हैं, पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद 243
से लेकर 243 ओ तक में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ। अब यहाँ पर लागू होने की बात की जा रही, तो लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993, लेकिन 73वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करेंगे कब हुआ, तो ये 1992 में हुआ। लेकिन अगर वो पूछेगा लागू कब हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 को हुआ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ग्राम सभा का उल्लेख अनुच्छेद 243 ए में किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, सभी पंजीकृत मतदाता जो होते हैं वो ग्राम सभा में शामिल होते हैं। मतलब सदस्य तो रहेंगे ही ग्राम पंचायत के, लेकिन पंजीकृत रहना चाहिए मतदाता के रूप में, तो वो ग्राम सभा में शामिल होते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 बी के अंतर्गत दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, 3 स्तरों की है। हमारा अगला सवाल है कि पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। हमारा अगला सवाल है कि पंचायत में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है। हम ऊपर भी पढ़ के आ चुके हैं कि पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण जो है वो 33% किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव कौन कराता है। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि पंचायत चुनाव कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। ये किस आर्टिकल के तहत होता है, 243 के तहत होता है। ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी है। आज का हमारा अगला सवाल है कि पंचायतों से संबंधित विषय किस अनुसूची में दिए गए हैं। तो पंचायतों से संबंधित विषय अनुसूची 11वीं में दे रखे गए हैं। अनुसूची 11वीं को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 के द्वारा जोड़ा गया। अनुसूची 11 में टोटल 29 विषय हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। जैसा कि हम बार बार रिपीट करते हैं, तो 29 विषय 11वीं अनुसूची में है। आज का हमारा अगला सवाल है कि राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राज्य वित्त आयोग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 आई में किया गया है। ये बात ध्यान रखनी होगी। अगर हम 243 जे आर्टिकल की बात करें तो पंचायतों का लेखा परीक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 243 के की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग की बात करता है। और अनुच्छेद 243 एच की अगर हम बात करें तो पंचायतों द्वारा जो शक्तियां हैं और उनकी निधियां हैं उनकी बात की गई है। इसी तरीके से बार बार आर्टिकल रिकॉल करने पे चीजें आसान हो जाती हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि राज्य वित्त आयोग कितने वर्ष में गठित किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्य वित्त आयोग का जो गठन है प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है। हमारा अगला सवाल है पंचायतों के खातों का लेखा परीक्षण किस अनुच्छेद में किया गया। जैसा कि अभी हम पहले पढ़ के गए हैं कि पंचायतों के खातों का लेखा परीक्षण अनुच्छेद 243 जे के तहत किया जाता है। 243 के की अगर हम बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायतों से संबंधित इलेक्शन कराता है उसकी बात की गई है। 243 एच की अगर हम बात करें तो पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां हैं। ठीक है, 243 एच में पंचायतें जो टैक्स लगाएंगी उससे रिलेटेड बात की गई। और 243 आई की अगर हम बात करें तो वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि पंचायत सदस्यों की अयोग्यता किस अनुच्छेद में बताई गई है। पंचायत सदस्यों की अयोग्यता अनुच्छेद 243 एफ में बताई गई है। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि 243 एच जो है वो पंचायतों द्वारा टैक्स लगाने की बात करता है। अगर हम 243 जी की बात करें तो पंचायतों की शक्तियां और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसकी बात करता है। अगर हम 243 ई की बात करें तो पंचायतों की अवधि कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा, इसकी बात करता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि पंचायतों को कर लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद, पंचायत सदस्यों की अयोग्यता किस अनुच्छेद में है।
तो जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि पंचायतों की सदस्यों की अयोग्यता अनुच्छेद 243 F में बताई गई है। हमारा अगला सवाल है कि पंचायतों को कर लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो पंचायतों को कर लगाने की शक्ति अनुच्छेद 243 H में दी गई। अभी हमने बार बार रिकॉल किया। और अनुच्छेद 243 I में क्या दे रखा है? राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 243 J में क्या दे रखा है कि पंचायतों का लेखा परीक्षा कैसे किया जाएगा, ये बात कही गई। अनुच्छेद 243 G में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 243 G में बताया गया है कि पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उसका उत्तरदायित्व क्या होगा। आज का हमारा अगला सवाल है, पंचायत चुनाव में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो पंचायत के चुनाव में न्यायालय पे जो हस्तक्षेप की बात की गई है वो अनुच्छेद 243 ओ में की गई है। अगर हम अनुच्छेद 243 एल की बात करें तो पंचायतें संघ राज्य क्षेत्रों को पर भी लागू होंगी। अगर हम अनुच्छेद 243 एन की बात करें तो विधियां और पंचायतों का बनाने की बात की गई है। 243 एम की बात करें तो इस भाग का कुछ क्षेत्रों पर न लागू होना, ये भी बात की गई है। हमारा आज का अगला सवाल है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये हम शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि इस दिन 24 अप्रैल वर्ष 1993 को पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था। इस वजह से पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि मुख्य उद्देश्य विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन है। आज का हमारा अगला सवाल है कि पंचायतों की शक्तियां और कार्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? पंचायतों की शक्तियां और कार्य अनुच्छेद जो है 243 जी में दे रखे गए हैं। और इसी तरीके से हम जानते हैं कि 243 एफ में जो है सदस्यों के लिए अयोग्यता के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 243 एच की बात करेंगे तो पंचायतों द्वारा टैक्सेशन सिस्टम की बात की गई है। अनुच्छेद 243 आई की बात करेंगे तो राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 के में किया गया है। वहीं 243 जे की बात करेंगे तो पंचायतों के लेखा परीक्षा से संबंधित है। 243 आई की बात करेंगे तो राज्य वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। 243 एल की बात करेंगे तो पंचायतों का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने की बात की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किसके अनुसार होता है? तो पंचायत के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो राज्य विधानमंडल के अनुसार होता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि पंचायत भंग होने पर चुनाव कितने समय में कराना अनिवार्य है? पंचायतों के भंग होने पर चुनाव 6 माह में कराना अनिवार्य है। आज का हमारा अगला सवाल है कि पंचायती राज किस संशोधन से संबंधित है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है, वर्ष 1992। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों में आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? पंचायतों में आरक्षण जो है वो पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस क्षेत्र से संबंधित है? पंचायती राज जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव विवाद किस माध्यम से उठाया जा सकता है? पंचायत चुनाव विवाद जो है वो चुनाव याचिका के माध्यम से उठाया जा सकता है। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि संक्रमणकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो संक्रमणकालीन प्रावधान जो है अनुच्छेद 243 एन में दिए गए हैं। जिस संक्रमणकालीन का मतलब ये हुआ कि पंचायत के द्वारा विधियां और पंचायतों का बनाने की बात की गई है। ठीक है। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इस तरीके से आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है।